स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। और विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं। विधानसभा चुनावों की कवरेज करते हुए आज हम पहुंचे हैं जनपद अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा के ही स्थानीय नागरिकों से हम जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। क्योंकि जब हम नेताओं से बात करते हैं तो वो उन समस्याओं की बात करते हैं जो दूसरी पार्टी से जुड़ी हुई होती हैं, कि उन्होंने उस समस्या का निवारण नहीं किया था या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसी पार्टी होती है वो हमेशा विपक्ष पर ही आरोप लगाती है। लेकिन किसी शहर की असल समस्या अगर कोई बता सकता है तो वो उसके स्थानीय नागरिक होते हैं। आज ऐसे ही 3 स्थानीय नागरिक जनपद अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका परिचय करवाते हैं। पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष पंत। आशीष पंत अल्मोड़ा कैंपस एसएसजे कैंपस में छात्र महासचिव का चुनाव भी जीत चुके हैं, छात्र महासचिव भी रहे हैं और पीएचडी के स्टूडेंट हैं। साथ ही एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन्हें शहर में जाना जाता है। दूसरे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नाम है श्याम सिंह बिस्ट, जो कि भिकियासेन अल्मोड़ा जनपद का एक कस्बा है, वहां के रहने वाले हैं और एक समाज सेवी के तौर पर इनकी पहचान की जाती है। तीसरे साथ जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ी हुई हैं उनका नाम है प्रियंका बिस्ट, जो कि ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं अल्मोड़ा कैंपस से। आप तीनों लोगों का अपने प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल हम लेते हैं श्याम जी से। जी श्याम जी, चूंकि आप अल्मोड़ा के नागरिक हैं, अल्मोड़ा स्थानीय नागरिक हैं अल्मोड़ा जनपद के, तो अल्मोड़ा जनपद में क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे आम लोगों को आम दिनचर्या में उन परेशानियों से फेस होना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है। जी श्याम सिंह जी। ये अल्मोड़ा जनपद पे मैं तो भिकियासेन में तहसील मुख्यालय पर रहता हूँ। तो हम लोगों को जो है अभी जंगली जानवरों से और आवारा जानवरों से, जैसे बंदर हैं, सुअर हैं, तमाम और हैं, तेंदुए हैं, ये जंगली जानवरों से हमको दो चार रूबरू तो होना ही पड़ता है और उनका शिकार भी होना पड़ता है यहाँ की जनता को। और साथ में जो सरकार ने गौरक्षा कानून बनाया है, वो गौरक्षा कानून भी आज किसानों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। और इन दोनों की मार जो है किसानों पर पड़ रही है, और जो उसकी जो मार है वो बाजार पर भी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज का दूसरी चीज से लिंक होता है। यदि किसानों के पास उनकी आमदनी नहीं होगी, उनका प्रोडक्शन उत्पादन नहीं होगा, वो बाजार में बेचेंगे क्या? और जब बाजार में बेचेंगे नहीं तो उनकी क्रय शक्ति जो है कैसे बढ़ेगी? तो ये समस्या, मुख्य समस्या मेरे को अभी जो है अभी दिखाई दे रही है। और मैं इसको रूबरू में भी होता जाता हूँ, और आवारा सांड कैसे बाजारों में घूमते हैं और कैसे जो है अभी भिकियासेन मार्केट में ही कम से कम दो चार लोगों को आवारा सांड ने चोटिल कर दिया। तो ऐसा सरकार के पास उनके कोई ठोस प्रोग्राम नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है, कोई इस मिशन के तहत कोई। अब जैसे भिकियासेन नगर पंचायत बनेगा तो भिकियासेन नगर पंचायत उसका एक ब्लूप्रिंट इनके पास नहीं है कि कैसे यहाँ ड्रेनेज बनेंगे, कैसे ये पाइपलाइन बिछेगी, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे क्या बनेगा, कैसे ये दो तीन नदियों के किनारे पे है, कैसे इसके तटबंध बनेंगे सीढ़ी नुमा, और कैसे उसके किनारे पेड़ लगाए जाएंगे, और जो है कैसे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो तमाम चीजों से हमको रूबरू तो होना ही पड़ रहा है। और हम तो बिल्कुल पूरा उत्तराखंड, क्या हमारा जो अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा जिला प्लान में दूसरे नंबर पर आता है। जैसे पहले पौड़ी का जो है पहला पहला पौड़ी का गांव है एक, और दूसरे में जो है सल्ट है, भिकियासेन का, अल्मोड़ा जिले का भिकियासेन है, और सल्ट है, शालदे है। तो ये यहाँ से बहुत तेजी से प्लान हो रहा है। अब ये प्लान रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीतियां हैं रोजगार की? हजारों जो है कर्मचारियों के अभाव में हमारी जो सरकारी महकमा चल रहा है, अगर वो हजारों पचासों हजार जो है नौजवानों को, नौयुवतियों को, अगर शिक्षित जो है प्रशिक्षित नौजवानों को, नौयुवतियों को अगर रोजगार मिलेगा तो किसी हद तक जो है इसका समाधान निकलेगा और काम तेजी से होगा। प्रशासनिक जो शासन का काम है वो तेजी से होगा, और तेजी से होगा तो लोगों को जो है समय की बचत भी होगी, और लोग जो है अपने समय पे चीजों को बेहतर कर पाएंगे। जी श्याम जी ने दो समस्याएं बताई हैं। एक समस्या तो है आवारा जानवरों की समस्याएं और दूसरी समस्या बताई है पलायन। पलायन का कारण है बेरोजगारी। तो अब हम रुख करते हैं आशीष पंत जी का। जी पंत जी, आप छात्रों से जुड़े रहे हैं और आप छात्र संघ में महासचिव भी रहे हैं। तो आप बताइए कि छात्रों से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं जनपद में। मोनिश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस संवाद में सम्मिलित करने के लिए। और आप अल्मोड़ा शहर को लेकर के जब समस्याओं की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि आज अल्मोड़ा शहर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहा है।
चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं हों। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ के जो अस्पताल हैं वो आज रेफर सेंटर हो चुके हैं। यहाँ पे ना एक्सरे मशीन ठीक से काम करती है, ना अल्ट्रासाउंड की मशीन ठीक से काम करती है। जो भी जरूरी दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर लिख तो देता है, परंतु वो दवाइयाँ अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती। उसको लेकर के लोगों को बाहर भटकना पड़ता है। छोटे से छोटी जो भी अपने को दिखाने जाता है उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। प्रसूताओं की जान आए दिन आप देख रहे होंगे बाहर समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार प्रसूताएं, गर्भवती महिलाएं अपना दम तोड़ रही हैं। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो सबसे मुझे लगता है कि प्राथमिक समस्या है, क्योंकि आज उत्तराखंड बने हुए 21 वर्ष हो चुके हैं, परंतु 21 वर्ष के बाद भी सिर्फ इमारतें ही दिखाई देती हैं और उनका जो एक स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से खोखला है। ना वहाँ पे एक्सरे मशीन है, ना वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, ना वहाँ पे डॉक्टर्स हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ के स्कूलों की, आज स्कूलों की हालत देखिए। एक समय होता था जब यहाँ अल्मोड़ा शहर के स्कूलों में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते थे, परंतु आज स्कूलों से जो संख्या वो दर्जनों विद्यार्थियों की रह गई है। आप यहाँ की रोडें देखिए, आप ब्लॉक से जुड़ी हुई रोडों की हालत पूरी तरीके से खराब है। और ये उस जगह की हाल है जहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि अभी कैबिनेट में मंत्री हैं। ये लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के बिल्कुल भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आप यहाँ के प्राधिकरण की समस्या ले लीजिए। आज प्राधिकरण को लेकर के चौहान बाटा में लगभग कब से मुझे लगता है कि धरना चल रहा है, आंदोलन हो रहा है। आज उपनल के कर्मचारी धरने में बैठे हुए हैं, आज बैंक के कर्मचारी हड़ताल में है। कुछ समय पूर्व अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्ती हड़ताल कर रही थी। तो अलग अलग विभाग से आज मुझे लगता है हर एक तबका, अल्मोड़ा से जुड़ा हुआ हर एक तबका परेशान है, हर एक व्यक्ति परेशान है। जिस तरीके की आज असुविधाओं के अभाव में अल्मोड़ा शहर जी रहा है, वो भी उत्तराखंड बने हुए 21 वर्षों के बाद। जो समाचार पत्रों में तो आए दिन अल्मोड़ा शहर को बहुत अच्छा शहर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, परंतु जो वास्तविकता है, जो धरातल में काम हुए हैं, वो बिल्कुल जीरो हैं। आज अल्मोड़ा शहर पूरी तरीके से मुझे लगता है प्रताड़ित है और जो जनमानस की आवाज है वो पूरी तरीके से दब चुकी है, क्योंकि वो लड़ते लड़ते अब हारने की कगार पर आ गया है। जी, लड़ते लड़ते हारने की कगार पर आ गए हैं, लेकिन युवा जोश होता है जो हारने के बाद भी फिर दोबारा से उठ खड़ा होता है और दोबारा से संघर्ष करता है। जी, इसके बाद हम आते हैं प्रियंका बिष्ट जी की तरफ। जी प्रियंका, आप स्टूडेंट हैं, आप छात्रों की समस्याओं को समझती होंगी और स्टूडेंट होने के साथ साथ आप महिला भी हैं, आप महिला की समस्याओं को भी समझती होंगी। तो एक महिला के तौर पर अल्मोड़ा में रहने वाली महिलाओं की क्या समस्या है? धन्यवाद सर। एज अ स्टूडेंट जो मैंने प्रॉब्लम देखी है वो शिक्षा को लेकर देखी है, स्वास्थ्य को लेकर देखी है और रोजगार को लेकर देखी है। और जब महिलाओं की बात आती है तो महिला स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसी तीन प्रॉब्लम है जिनका सॉल्यूशन सरकार द्वारा करना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम है कि सड़क निर्माण करने को तो कर रही है सरकार, लेकिन उसके बाद उसका डामरीकरण न जाने 10, 15, 20 साल कितने सालों बाद हो रहा है और तब तक उस रोड की हालत इस प्रकार खराब हो जा रही है कि वो रोड ना ही चलने लायक रह रही है, ना ही गाड़ी ले जाने लायक रह रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि उस रोड को बनाने का फायदा क्या हुआ जब हम उसे पक्की ना कर पाए और वो रोड काम ना आ पाए। और दूसरी बात ये कि हम बोल रहे हैं कि पानी की समस्या, आप देख रहे हैं कि कोसी का जो जल स्तर है वो कितना कम होता जा रहा है। हमारे गांव से भी एक छोटा सा गधेरा आता है जो कोसी में मिलता है, तो उसी का जल स्तर देखूं तो मैं दिन प्रतिदिन बहुत ही कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जंगल में पेड़ों का कटान। उसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ठोस कदम उठाने चाहिए, जंगलों में पेड़ों के कटान को रोकना चाहिए। जी, जंगलों में पेड़ों के कटान को रोकना चाहिए। और महिलाओं से जुड़ी हुई और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं शहर में? महिलाओं से जुड़ी सर पहली तो स्वरोजगार की है। महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति सरकार को प्रेरित करना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए और साथ ही उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए, प्रदान करनी चाहिए, ताकि एक महिला आगे आ सके और आगे बढ़ सके। अच्छा, महिला को सपोर्ट करना चाहिए जिससे महिला आगे आए और आगे बढ़ सके। जी श्याम सिंह जी, एक कृषक को, एक ग्रामीण कृषक को जो पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखता है, वो आजकल किन किन समस्याओं से घिरा हुआ है? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, आवाज तो आ रही है ना? हाँ अब आ रही है, बताइए। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ,
हाँ, तो ये जो 1958 में 1958 से 64 तक दो अंतिम बंदोबस्त आया था, उसको कुमाऊं जो है जमींदारी विनाश अधिनियम और भूमि सुधार कानून उसको कहा जाता है। तो वो 40 साल बंदोबस्ती था। 40 साल बंदोबस्ती का मतलब होता है इसके 40 साल बाद 2005 में खत्म हो चुका है, 15 साल हो चुके हैं। अभी तक सरकार जो है उत्तराखंड में जो बिखरी हुई जोतें हैं उनको नियोजित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, उसका एकीकरण करने के लिए, चकबंदीकरण करने के लिए अभी तक किसी भी सरकार का 20 सालों के अंदर कोई साहस नहीं हो पाया है कि वो नया भूमि बंदोबस्त ले आए, जबकि जो है 40 साल बंदोबस्त का समय गुजरे हुए 15 साल हो चुके हैं। और ये जो सरकार द्वारा जो ये गौरक्षा कानून है, ये जो है किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है, अभिशाप साबित हो रहा है। ये चीजें हैं। और जैसे आप देखिए, आप हिमाचल से, आप जो है थोड़ा सा हिमाचल से नहीं सीख सकते भाई? हिमाचल के जो पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार बने थे, तो उन्होंने जो है उसके वहां चकबंदी का और जो है फल पट्टी का और पूरे रेडियो में, अखबारों में ये इश्तिहार जारी किए थे कि जो हिमाचल का मजदूर है उसके लिए हमारे पास काम है, आप आइए। और वहां उनको काम दिया गया, उनको पानी दिया गया, उनको बिजली दी गई, उसके मिट्टी की जो है जांच हुई, जांच के हिसाब से उसमें क्या उत्पादन हो सकता है, इस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ। आज हिमाचल दुनिया का सबसे बड़ा फल पट्टी के रूप में जाना जाता है और देश के अंदर सबसे ज्यादा जो कोल्ड स्टोरेज है वो हिमाचल के अंदर है। अच्छा, और कोई समस्या आप जो बताना चाहेंगे, जो किसान यहाँ पर जिन समस्याओं से दो चार होते हैं, रोजाना जो समस्या झेलते हैं, जैसे क्या पानी की समस्या यहाँ दुरुस्त है? ना, पानी की समस्या है, सिर्फ पीने वाली है। और जबकि हमारे यहाँ पर दो तह हम कहते हैं, जो मैदान होता है ना, जो छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ तह है, छोटे छोटे मैदान जो खेत हैं, तो उन खेतों में जो है डायरेक्ट, जबकि 3-3 नदियां भिकिया के अंदर बहती हैं, और जबकि इसके लिए डायरेक्ट नदी से पंप सिस्टम हो सकता है, मगर यहाँ आज तक कोई पंप सिस्टम नहीं है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिस्टम नहीं जी श्याम जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके क्षेत्र की 3 बड़ी समस्याएं क्या हैं, सिर्फ 3 समस्याएं, तो आप कौन सी 3 समस्याएं गिनाना चाहेंगे? 3 समस्याएं जो मुख्य समस्याएं हैं, अभी नगर पंचायत में अभी नया नया बना है, तो शिक्षा है और स्वास्थ्य है और दूसरा जो है एग्रीकल्चर का है। अब रोजगार का सवाल तो है ही, क्योंकि जो है जो सबसे बड़ा पलायन कारण है वो एग्रीकल्चर है। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जो पशु पालते थे, यहाँ से रामनगर में बैल पड़ाव जो है बैलों का मेला लगता था, तो वो अपने पुराने बैल वहां ले आते थे और नए बैल लाते थे। और सरकार के गौरक्षा कानून बनाने से ये जो है आज ये छुट्टा आवारा घूम रहे हैं, ये किसी के साथ जो है कोई हादसा कर सकते हैं। ये समस्याओं से हमारे किसानों को ये, और इस पे काफी रोष भी है। ये रोष ये है कि भाई हमारा जो पशुधन है, हमारा जो पशु व्यापार था, आपको ये क्या अधिकार बनता है कि आपने उस पर प्रतिबंध लगा दिया? आप जनता से पूछा, आपने उत्तराखंड के पहाड़ के किसानों से आपने पूछा? नहीं पूछा। जैसे 3 कानून है, काले कानून, उसी तरह से ये भी जो है, मतलब बिना जो है जनता से, बिना किसानों से बात करे हुए, जो किसानों के जो आंदोलनकारी हैं, संगठनकारी हैं, जो किसानों को एकताबद्ध करके जो है ये पहले वहां जाते थे, मेले में जाते थे और उनको बेचने का अधिकार हमको था। मगर ये तो सरकार ने कानून बनाया, तो सरकार उस जो है उनको गाय, जो बैल हैं, आवारा गाय हैं, बैल हैं, इनको खरीदे काश्तकारों से, और वो कम से कम जो है वो बेमौत तो नहीं मरेंगे। उनको ठंड में सुकड़ के ऐसी कितनी गायें मर जाती हैं हमारे नदी किनारे। तो ये समस्याएं हैं, ये मुख्य समस्या है। अभी एक अगर सरकार हमसे, अगर हमारे जो गाय हैं, बैल हैं, जो जानवर हैं हमारे, जिनको किसानों को जो है उस पर प्रतिबंध लगाने के कारण जो है किसानों को आवारा छोड़ देना पड़ता है। अब गाय है, बैल है, अब बछड़े हैं, अगर सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है, हम आपके किसी कार्य पर प्रतिबंध लगा देंगे तो आप उसको कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो फ्री हो जाएगा तो क्या करेगा आदमी? अपने बच्चों को पालेगा या गाय बैलों को, जो किसी काम के गाय बैल नहीं है, उनको पालेगा? अब ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, और जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा है। अभी हम बता रहे हैं कि हम अब एक छोटे से खेत में अगर हम लहसुन, प्याज और धनिया लगाना चाहें तो पूरा बंदरों का झुंड आ रहा है और साफ करके चले जा रहा है। बताइए, हमको जो है, हम किसान हैं और हमको जो है एक धनिया अपने सब्जी में रखने के लिए मुहैया, मतलब पैदा मुश्किल हो रही है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए समस्या है। जंगली जानवरों की काफी बड़ी समस्या है पहाड़ में, और यहाँ तक के फसलों को खराब करते हैं और यहाँ तक के घरों में बच्चे भी उठा के ले जाते हैं। काफी बड़ी समस्या है। आम तौर पे लगभग हर दिन, हफ्ते में 1-2 खबरें इस तरीके की पढ़ने को मिलती हैं कि कभी कोई गुलदार बच्चे को उठा के ले जाता है, कभी आवारा जानवरों का झुंड फसलों को खराब कर देता है। अगर मैं आशीष पंत जी से 3 बड़ी समस्याएं पूछूं तो आप कौन सी 3 बड़ी समस्याएं बताएंगे कि ये हमारे जनपद में 3 बड़ी समस्याएं हैं?
मोनिश जी, आप तीन समस्याएं कह रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि आज अल्मोड़ा शहर जो है समस्याओं से भरा पड़ा है। यहाँ 30 समस्याएं भी कम होंगी, पर तीन समस्याओं की अगर आप बात करेंगे तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि जो स्वास्थ्य की समस्या है वो प्राथमिक समस्या है, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे स्वास्थ्य है। उसके बाद दूसरी जो समस्या है पानी की समस्या है। आज मतलब उत्तराखंड बने हुए 21 वर्ष हो चुके हैं, जैसे मैंने पहले बताया। आज भी कई गाँव में आज पानी तक नहीं पहुंचा है, पानी की लाइनें वहां तक नहीं पहुंच पाई है, नल पहुंच गया है कहीं तो जल नहीं पहुंच पाया है। तो प्रधानमंत्री की जो हर घर हर नल योजना है वो भी अभी तक सही साबित नहीं हो पाई है। तीसरा जो रोजगार की समस्या है, आज का जो युवा है वो रोजगार के अभाव में, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पलायन कर रहा है। आज पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं। आप पहले देखते थे कि गांव की बाखलियां भरी होती थी, परंतु आज गांव पूरे वीरान पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो तीन समस्याएं प्राथमिक समस्याएं, और इन समस्याओं से और इन सुविधाओं के अभाव में ही आज पहाड़ जो है खाली हो रहे हैं। पहाड़ का युवा आज दिल्ली में, बेंगलोर में, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में जा रहे हैं ताकि उसको रोजगार मिल सके। अच्छा, पहाड़ खाली इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पलायन की समस्या है। पलायन की समस्या इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी है, और इसी वजह से फिर भू कानून की मांग की जा रही है। तो आखिर क्या कारण है? क्या स्थानीय नागरिक इन समस्याओं को लेके अपने जनप्रतिनिधि, जन नेताओं के पास नहीं जाते, मंत्रियों के पास नहीं जाते? क्योंकि अल्मोड़ा से तो काफी मंत्रिमंडल में हमेशा से लोग रहे हैं, सरकार में एक अच्छा प्रभाव अल्मोड़ा जनपद का रहा है, लेकिन क्या कारण है कि मंत्री सुनते नहीं हैं, जनप्रतिनिधि के पास बात नहीं पहुंच पाती, या स्थानीय राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि मुद्दे दब जाते हैं? क्या कारण है? मोनिश जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जब बना था तो उसमें भी अल्मोड़ा के स्थानीय निवासियों ने और पूरे उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चाहे वो हमारी मातृशक्ति हो, हमारे युवा हो, हमारे वृद्ध हो, सभी ने उसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। परंतु आज जब इन समस्याओं के लिए आज ग्रामीण व्यक्ति है या कोई नगर का व्यक्ति है, वो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता है, पहले तो वो अपने विभागों में उपस्थित नहीं होते। अगर वो उनसे अपनी बात रखना चाहता है, उसको टाला मटोली करके अगली तारीख पे बुला लिया जाता है। और जैसा कि आपने कहा भू कानून को लेकर के पूरे यूथ ने, सिर्फ अल्मोड़ा के नहीं पूरे उत्तराखंड के यूथ ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया था, जिसके बारे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भू कानून जो है वो उत्तराखंड के लिए सही नहीं है। और उनके दूसरे मुख्यमंत्री जब पुष्कर सिंह धामी जी आए तो उन्होंने कहा कि भू कानून सही है, परंतु उन्होंने उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भू कानून आज पहाड़ों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आकर के जमीन खरीद रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों को उन जमीन पर कोई हक नहीं रह गया है। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अभिनेता मनोज वाजपेयी जो अल्मोड़ा में आकर के जिन्होंने यहाँ अपनी जमीन खरीदी है, जिनका यहाँ उत्तराखंड की जमीन से कोई अधिकार नहीं है, बाहर के लोग आकर के यहाँ जमीन खरीद रहे हैं। पर जो उत्तराखंड का स्थानीय निवासी है, जो यहाँ पे हो सकता है कोई रोजगार को चला सकता है, कोई एक अच्छी कंपनी अपनी शुरू कर सकता है, उनको इस तरीके का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको लगातार अनदेखा किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ना ही विधानसभा में इन बातों को रखते हैं, ना ही वो अपने ऊपर मंत्रिमंडल में केंद्र सरकार के पास नए प्रस्तावों को लाने के लिए बातें करते हैं। अगर 21 साल बाद भी आज अगर हमें पानी की समस्या के लिए लड़ना पड़ रहा है, आज अगर हमें स्वास्थ्य की समस्याओं से लड़ना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। उत्तराखंड बनना इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश ही अच्छा था। उत्तर प्रदेश में क्या कमी थी फिर हमारे लिए? आज हमारे पास जब बुनियादी सुविधाएं नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक विकसित राज्य है? आज उत्तराखंड बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान पर है। पूरे देश में उत्तराखंड जो है वो बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान पर है। युवाओं को रोजगार देने में ये सरकार अक्षम है। बहुत पहाड़ की पीड़ा है जो मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया है। 21 साल बाद आज अगर इतनी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहा है, वर्ष के बाद भी, उत्तराखंड बनने के बाद भी अगर आज इतनी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, स्वास्थ्य की सुविधा हो, रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, मुझे लगता है आने वाला समय तो भुखमरी का आ जाएगा। फिर आज पानी नहीं है, कल खाना नहीं होगा। आप देखो महंगाई कितनी बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी। अच्छा, बाहर के लोग आकर जमीन खरीद रहे हैं, वो जमीन इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि गांव के गांव खाली हो गए हैं। गांव खाली इसलिए हुए हैं क्योंकि लोग वहां से छोड़कर चले गए हैं, पलायन कर चुके हैं। पलायन इसलिए किया है क्योंकि रोजगार नहीं है। तो अगर रोजगार आ जाता है प्रदेश में तो ये सारी समस्याएं, जो नीचे की समस्याएं हैं, वो खुद ब खुद उनका निवारण हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। जी,
हाँ, तो श्याम सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने प्रतिनिधियों के पास गए होंगे, जनपद नेताओं के पास गए होंगे, तो क्या उनका रेस्पॉन्स रहा? जी जी, सकारात्मक होता है, पर बाद में वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तत्कालिक जो होता है, क्योंकि आपको शांत करना है किसी संघर्ष को, किसी, जैसे हमने रामगंगे जिले पे जो है बड़ा आंदोलन चलाया, और जो है जिले को लेकर, और हमने गैरसैंण को लेके जो है आंदोलन चलाया, 1500 किलोमीटर की कुमाऊं और गढ़वाल की दोनों यात्राएं करी। तत्काल तो इनका जो है जो मोटिव है वो बड़ा पॉजिटिव रहता है, कि मतलब नौजवान आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, तो खुश होते हैं कि हाँ भाई, हम देखेंगे और हम सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे। और उसके बाद जो है उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये इनका मोटिव बन चुका है सरकारों का और हमारे जनप्रतिनिधियों का। मतलब पहले आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद तीसरा, फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है बात को। अच्छा प्रियंका, आप एक युवा मतदाता हैं, युवा वोटर हैं आप। हाँ, तो एक युवा वोटर होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी उम्र के जितने भी मतदाता हैं वो एक नेता में क्या क्या देखते हैं, मतलब किस बात को देखकर वो किसी नेता को वोट देते हैं? मैं अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछूं कि आप नेता में क्या देखेंगी, आप अपने शहर के विधायक में क्या चीज देखना चाहेंगी जिसकी वजह से आप उन्हें वोट करेंगी? सबसे पहले तो वो एजुकेटेड होना चाहिए, और दूसरा कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से है, फर्क ये पड़ता है कि वो जनता के बीच कितना काम करता है और कितना आता है और हमारी समस्याओं को देखता है और सुनता है और उनका निवारण करता है। शिक्षा और पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आपकी समस्याओं का निवारण होना चाहिए। अच्छा बस। अच्छा, एक महिला होने के साथ साथ एक छात्रों की समस्याओं की अगर बात की जाए, क्योंकि छात्र 18 साल से ऊपर की उम्र के वो भी वोटर बन चुके होते हैं, तो छात्रों की क्या समस्याएं हैं जिले में? क्या छात्रों को बाहर जाना पड़ता है, ये समस्या है उनके लिए? अध्यापकों की कमी है, क्या क्या इनके मुद्दे हैं छात्रों के? प्रियंका। सर, सबसे पहले तो शिक्षा है कि शिक्षा के लिए हमें स्कूल जाने के लिए 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर हम कॉलेज में आते हैं तो हम कॉलेज में देख ही रहे हैं कि मतलब हमारे एसएसजी कैंपस का आज क्या हाल है। अच्छा, तो बुक्स को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर, और आप अभी आप देख लीजिए कि 4 सेम का जिन लोगों ने असाइनमेंट जमा किए थे, उनके बाद उनके नंबर नहीं चढ़ पाए थे, बट फिर भी उनसे बेमतलब पर 1000-1500 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है उनके असाइनमेंट नंबर चढ़ाने के लिए। और दूसरा, एडमिशन प्रोसेस इतनी लेट कर दी है कि मतलब हमारी जो डिग्री है वो 3 साल की डिग्री न रहकर डिप्लोमा प्लस डिग्री बन जा रही है। अच्छा, कुछ ये समस्याएं हैं आशीष पंजी, जैसे श्याम सिंह जी ने भी बताया और प्रियंका ने भी बात की कि बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं हैं, इनका अगर हम पहाड़ के स्तर पर देखें तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या निवारण हो सकता है? आशीष पंत। मुझे लगता है मोनीश जी, सबसे पहले तो जो भी हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जितने भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो संवेदनहीन हो चुके हैं। उनको जनता की भावनाओं से, जनता से कोई मतलब नहीं रह गया। हम देखते थे कि पहले स्थानीय प्रतिनिधि होते थे, जनता से मिलते थे, जनता की समस्याओं को लेकर एक मुझे लगता है पूरा एक बैठक लगाते थे जहां लोगों के विचार जानते थे। पर आज के दौर में जिस तरीके की राजनीति हो गई है, स्थानीय प्रतिनिधि हो गए हैं, उन्होंने सिर्फ अब जो ये विधानसभा है, जिला है, इसको सिर्फ चुनाव लड़ने का एक अपना मंच रख दिया है कि वो 5 साल में चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जनता की समस्याओं को लगातार अनदेखा करेंगे और जनता बेवकूफ है, जनता उसके बाद भी उन्हें वोट करेगी। तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन बहुत आसान है, सॉल्यूशन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को आप बेहतर करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बजट है आपके पास। उत्तराखंड सरकार के पास 25,000 करोड़ रुपए का बजट आता है, पर उस बजट का अगर सही जगह पे सदुपयोग किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, सरकारी स्कूलों को अच्छा किया जाए, विश्वविद्यालयों को अच्छा किया जाए, अच्छे अध्यापकों की नियुक्तियां की जाए। आज आप देखेंगे शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय एक नया विश्वविद्यालय बना है, परंतु आज यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति पर केस चल रहा है, दून विश्वविद्यालय के कुलपति पर केस है। तो हर कोई, आज शिक्षा का निजीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है, सॉल्यूशन बहुत आसानी तरीके से हो सकता है, परंतु अगर जो सरकारी बजट है उसका सही दिशा में अगर सदुपयोग किया जाए, स्थानीय जो विधायक है वो अपनी विधायक निधि का सही जगह प्रयोग करे। अगर विधायक निधि का भी अगर सही तरीके से उपयोग होता है तो मुझे लगता है जो रोडें आज बिल्कुल वहां खच्चर चलने की स्थिति नहीं है,
मैं परसों ही एक ताकुला की एक रोड में गया था, जहाँ की अभी हमारी जो वहाँ की स्थानीय प्रतिनिधि हैं रेखा आर्या जी, वहाँ ताकुला की रोड इतनी बुरी हो चुकी है, ब्लॉक से जुड़ी हुई रोड है। इंसान को कितना किलोमीटर पैदल चल करके वो ऊपर जाके 2-3 घंटे में पहुंचता है। तो ये हालत आज गांव की हो चुकी है, क्योंकि जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो संवेदनहीन हो चुके हैं, उनकी संवेदनशीलता मर चुकी है। कुल मिला के जो समस्याएं बताई हैं तीनों लोगों ने, तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ये 3 तो मेन समस्याएं हैं। और उसके अलावा जो समस्याएं निकलकर सामने आई हैं अल्मोड़ा जनपद से, वो निकलकर आई हैं रोडों की बदहाली और स्कूलों में अध्यापकों की कमी, जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान पहुंचाना और इस तरह जंगली जानवरों द्वारा बच्चों को उठाकर ले जाना, इस तरीके की समस्याएं निकलकर सामने आई हैं। तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर विराम देते हैं और अपने प्रोग्राम में आए तीनों लोगों का हम स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिश जी।